हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू क्राउन कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज पढ़ते हैं ये साइंस। और साइंस में पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। 3 में है धातु और अधातु। धातु और अधातु। चलो, धातु और अधातु पहले थ्योरी एक बार कहाँ तक पढ़ चुके हैं? अभी आयन तक पढ़ चुके हैं। आयन तक में पहले पीछे एक बार ब्रीफ कर दे रहे हैं धातु और अधातु कहाँ से आया है। ये धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल, विशेष रूप से इस चैप्टर में है चर्चा। धातु अधातु पहले एक बार डायग्राम से समझ लो। धातु और अधातु पहले जानते हैं तत्व। इससे भी पहले होता है पदार्थ। पदार्थ को क्या है? पदार्थ तो पदार्थ जितने भी क्या है हमारे आसपास के वस्तु, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो स्थान करे उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को भौतिक आधार पर भी 3 प्रकार में बांटा गया है और रासायनिक आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें हम लोग विशेष रूप से रासायनिक आधार पर पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं पदार्थ जो होता है रासायनिक आधार पर 3 प्रकार के। वो बताओ, रासायनिक आधार पर एक होता है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो पदार्थ जितना भी क्या है, पदार्थ जानते हैं 9 क्लास पढ़े हैं। वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो स्थान गिरे, जो रोध उत्पन्न करे, उसी को बोलते हैं पदार्थ। और पदार्थ को भौतिक आधार पर 3 भागों में, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन उसका यूज आगे नहीं है। ठोस, द्रव और गैस जिसे हम क्या है अपने आसपास देख कर, छू कर क्या है महसूस करेंगे, उसी को बोलते हैं भौतिक आधार पर। तो ये पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस ज्यादा यूज आगे पढ़ेंगे। पदार्थ को रासायनिक आधार पर, तो रासायनिक पदार्थ रासायनिक आधार पर 3 भागों में, इसी का ब्रांच आगे बढ़ते जाएगा। पदार्थ रासायनिक आधार पर पहला तत्व, यौगिक और मिश्रण। फिर यही तत्व को जब बांटते हैं तो तत्व की ही फैमिली में आता है धातु और अधातु। तो तत्व के 3 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है धातु, उपधातु और अधातु। अब यहाँ पढ़े थे तत्व। तत्व के बारे में क्या डिफिनेशन है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भौतिक या रासायनिक विधि से 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसी को बोलते हैं तत्व। तो तत्व अब तक कितना वैज्ञानिकों ने खोज कर चुका है? 118 तत्वों की खोज कर चुका है। और 118 तत्वों में भी 3 ग्रुप सुविधा के अनुसार बांटा गया है कि आसानी से इसको अध्ययन कर सके। अब पहला आता है ग्रुप धातु, मेटल, और इसमें है लगभग 92 धातु है। उपधातु कितना है? 7 है। और अधातु कितना है? ठीक बताए थे, 10 + 1 + 11। 10 + 1 + 11 मतलब 22। ये 3 प्रकार के धातु, उपधातु और अधातु सुविधा के अनुसार अध्ययन करने के लिए बांट दिया गया। अब धातु क्या है? तो वे धातु भी क्या है? तत्व का ही एक रूप है। तो धातु वे तत्व होते हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, जो सामान्यतः ठोस होते हैं। और क्या होता है? जिसका द्रव्यमांक इतना, बहुत सारी विशेषता पर है, जिसका द्रव्यमांक इतना ऊंच होते हैं। तो धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। तो एक वर्ड में डिफिनेशन है, तो धातु वे सभी तत्व कहते हैं जिसमें ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं? सुचालकता होती है। जो क्या होता है? जिसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, जो सामान्यतः ठोस होता है, उसी को बोलते हैं धातु। अब धातु में बताओ, धातु में कितना धातु है जो ठोस है और द्रव है और गैस है? तो धातु में जो है 2 ही होता है, ठोस और द्रव, गैस नहीं होता है। द्रव में भी एकमात्र द्रव है जिसका नाम है पारा, मरकरी। बाकी जितना सब है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयरन है, एल्युमिनियम है, Au सोना, चांदी, जितना भी लोहा लक्कड़ वाला जितना भी है वो सब धातु कहलाएगा। उपधातु का मतलब होता है जिसमें धातु का भी गुण और अधातु का भी गुण आए, उसे उपधातु कहते हैं। ये कितना है? 7। तो 7 में बोरोन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, इसके बाद पोलिनियम है, इसके बाद टेरुलियम है। ये 4 2 6 बिस्मिथ है। ये 7 टोटल क्या है? उपधातु है। उसके बाद अधातु, और ये ठोस भी होगा, द्रव भी होगा और गैस। बताओ, ठोस कितना? 10, द्रव 1, 11, गैस। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है। ये हुआ तत्व के फैमिली, धातु, उपधातु और अधातु। इसका ज्यादा यूज नहीं है, इसलिए ज्यादा धातु और अधातु के बारे में ही पढ़ते हैं, इसलिए चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। अब धातु और अधातु में पहले यहीं से दोनों का इंट्रोडक्शन चलता है, दोनों की विशेषता चलता है। और दोनों की विशेषता में पहले हम भौतिक आधार पर दोनों की विशेषता जानते हैं। धातु और अधातु में क्या अंतर है? तो धातु में क्या होता है? पहला धातु में अंतर यह है, धातु की विशेषता है, भौतिक विशेषता पढ़ेंगे तो धातुओं के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अंतिम कक्षा में क्या होता है? 1 2
3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1 2 3 लास्ट में बचता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है। ये विद्युत धनात्मक होते हैं। विद्युत धनात्मक क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के इसमें गुण होता है। धातु जो होता है, अब यहाँ से जनरल ऊष्मा तथा विद्युत ये सुचालक होते हैं। धातु सामान्यतः ठोस होते हैं, धातु के घनत्व उच्च होते हैं, धातु में आघातवर्ध एवं तन्यता होती है। अब धातु जो होता है, कुछ धातु जो है ये हल्के होते हैं जिसका घनत्व निम्न होते हैं और ये से चाकू से भी काटा जा सकता है। तो सोडियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? काफी सॉफ्ट होते हैं। तो हल्के धातु सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब हल्के धातु कहलाते हैं। ये धातु के भौतिक विशेषता। और अधातु के भौतिक विशेषता जस्ट इसका उल्टा। अधातु जो क्या होता है? अधातु भंगुर होते हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होगा। एक ही मात्र द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम है ब्रोमीन। अधातु की द्रव्यमान क्वथनांक निम्न होता है। अधातु का घनत्व भी निम्न होता है। अधातु ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। तो कम से कम 5 दोनों में अंतर याद रखना है, भौतिक अंतर। धातु और धातु के रासायनिक अंतर क्या बताए थे? तो धातु जो भी है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्साइड। और धातु के ऑक्साइड कहलाता है द्विधर्मी। धातु का ऑक्साइड भास्मिक होता है। क्या होता है? भास्मिक। और कुछ ऐसे धातु है जिसके अम्लीय तथा भास्मिक दोनों प्रकार के ऑक्साइड होता है, उसी को बोलते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड। जनरली धातु के ऑक्साइड क्या होता है? भास्मिक होता है। इसका अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। ये भास्मिक कुछ लेकिन ऐसे धातु है जिसके दोनों गुण होता है, उसी को बोलते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड। द्विधर्मी ऑक्साइड। और द्विधर्मी ऑक्साइड एक दो नाम याद रखना है, Al2O3, ZnO, PbO, PbO, BeO, उसके बाद BeO, ये सब द्विधर्मी ऑक्साइड है जिसके जलीय विलयन क्या होते हैं? दोनों गुण प्रकट करते हैं। ये जो होता है धातु, धातु जो होता है अधातु से अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। धातु जल के साथ क्या करता है? तो जल के साथ भी अभिक्रिया करता है, लेकिन ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जल के साथ अभिक्रिया सामान्यतः नहीं करता। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब किसको रखा जाता है केरोसिन में डुबाकर? सोडियम को और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में डुबाकर। जल में भी नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जल से भी अभिक्रिया कर लेता है। तो ये जल से भी, इसलिए सोडियम पोटेशियम को रखा जाता है यहाँ केरोसिन में डुबाकर। फास्फोरस है, फास्फोरस कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। फास्फोरस भी ये क्या है? अधातु है, लेकिन जल से अभिक्रिया तीव्रता से नहीं करता। किसे करता है अभिक्रिया? हवा में खुला छोड़ देने पर जल्दी से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको जल में डुबा कर रखा जाता है। तो जल से अभिक्रिया। उसके बाद अम्लों से आते हैं, अम्लों से अभिक्रिया। तो ये जितना भी धातु है अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्लों से हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, लेकिन ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते। तो ये क्या है? रासायनिक गुण सब बता रहे हैं। और धातु जो क्या है, इसका ऑक्साइड जो भी होता है अम्लीय होता है, जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन ये जल पहले हवा से अभिक्रिया करके भास्मिक बनाएगा, उसके बाद द्विधर्मी ऑक्साइड उसी में होगा, दोनों कुछ अपवाद है। उसके बाद जल से अभिक्रिया करेगा ये सब, तो क्या होगा? हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा और उससे जल में क्या होता है? आग पकड़ लेता है। जैसे रखेंगे सोडियम को, वह पहले क्या गर्म होते होते क्या होगा? तेजी से वो धुआं और क्या होता है? आग पकड़ते हुए जलने लगेगा। हाँ, ये सोडियम, इसको जल में भी नहीं रखा जाता, पोटेशियम को जल में भी नहीं रखा जाता। अम्लों से अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। ये अम्लों से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो धातु और धातु की यहाँ तक पढ़े रासायनिक गुण। भौतिक गुण तो क्या है? जिसको देखकर छूकर महसूस करते हैं। और रासायनिक गुण में सिर्फ क्या? जिसका प्रयोग करके उसका पता चलता है कि इसका रिएक्शन कैसे होगा। अब इसके बाद पढ़े थे अणु पढ़े थे। अणु कितने प्रकार के? इसके बाद पढ़े थे अणु। तो अणु क्या है? तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलने से जो क्या पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं अणु। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। अणु अब कितने प्रकार का होता है? एक तात्विक अणु, 2 प्रकार के तात्विक अणु, एक होता है यौगिक अणु। तात्विक अणु क्या है? किसी तत्व के एक ही तत्व के परमाणुओं से मिलकर बने अणु को तात्विक अणु कहते हैं। जैसे मैं बताए थे ऑक्सीजन मिलेगा तो इससे क्या है? ऑक्सीजन में 2 परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु,
उसी तरह फास्फोरस का क्या है, फास्फोरस के 4 परमाणु मिलकर ये क्या होगा, एक ही तत्व के एक अणु बनाएगा। सल्फर के 8 परमाणु मिलेगा तो क्या बनता है, एक सल्फर का एक। उसी तरह ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलता है तो बनता है एक अणु, और ये कहलाता है ओजोन। ये तात्विक अणु एक ही तत्व है, दूसरा इसमें तत्व के परमाणु नहीं रहेगा। यौगिक में अलग अलग तत्व के परमाणु रहेगा, जैसे सोडियम और क्लोरीन अलग मिला, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद CO2 कार्बन और ऑक्सीजन का जो अणु है। उसी तरह है MgCl2, उसके बाद C12 H22 हो गया। इतना क्या इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। 3 तत्वों के परमाणुओं से संयोग करके बना है यौगिक अणु। ये अणु 2 प्रकार के याद रखना, तात्विक अणु और यौगिक अणु। अब इसी के बाद अब होता है ये अणु कैसे बनता है, तात्विक अणु हो चाहे यौगिक अणु हो। तो इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में या किसी परमाणु क्या है, इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कक्षाओं में वितरण को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को सजा देंगे, वही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ही आधार पर निर्धारित होता है कि वह उसका संयोजकता कितना है, वो कितना क्रियाशील है, और वह धातु है या अधातु है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है कि उसका रासायनिक गुण क्या है। जैसे सोडियम का कितना परमाणु संख्या 11, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 8 10 और 11। तो इससे तोड़ने से ही मालूम चला कि इसके क्या है, संयोजकता कितना है, 1 है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, लेने वाला है कि देने वाला है, तो ये त्याग करने वाला है, तो क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज होगा। ये क्या होगा, धातु होगा। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से धातु क्या है या धातु की गुण प्रकट करता है, तत्व कैसा है उसके बारे में मालूम चलता है कि धातु है या अधातु है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या है, जितना भी तत्व के परमाणु है सभी चाहता है कि हमारे बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहे, 8। जब तक इसका एक देगा नहीं, जब तक ये क्या स्थायी नहीं बनेगा। तो क्या है, या तो देकर या लेकर बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराता है परमाणु, उसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल या क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम। अष्टक नियम मतलब 8 पुराने वाले जो क्या होता है, प्रवृत्ति होता है इलेक्ट्रॉन को, उसी बोलते हैं अष्टक नियम। सभी अष्टक नियम अपने क्या होता है, कोई भी तत्व अपने नजदीक के निकट के निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। जैसे ये एक चला जाएगा तो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ये 2 8 किसका होता है, नियोन का। नियोन कितना होता है परमाणु संख्या, 10, और 10 को तोड़ेंगे तो 2 8। इसके आगे ना पीछे कोई लेने देने वाला काम नहीं होगा, ये स्थायी हो जाएगा, इसलिए कहलाता है निष्क्रिय गैस। इसी का दूसरा नाम है उत्कृष्ट गैस। तो निष्क्रिय गैस कितना है, निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस लिखवाए थे। पहला है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इतना निष्क्रिय गैस किसी से विक्रिया नहीं करता। सबके क्या बाहरी कक्षा में अष्टक नियम रूल लागू है, 8 पूरा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले का परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अष्टक नियम का क्या होता है, फॉलो होता है। और निष्क्रिय गैस इसी का दूसरा नाम है उत्कृष्ट गैस। तो दोनों उत्कृष्ट गैस, तो ये क्या है, अष्टक नियम अपने नजदीक के निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करके परमाणु जो होता है वह स्थायी बनता है। ये निष्क्रिय गैस के बारे में याद करना। अब इसके बाद आता है, अब ये क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो क्या होता है, परमाणु पर कुछ चार्ज उत्पन्न होगा, उसी को बोलते हैं आयन। आयन आयन क्या है, पहले तो क्या है, किसी भी तत्व के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, मतलब आदान या प्रदान से जो परमाणु पर आवेश उत्पन्न होता है, चार्ज उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं आयन। और आयन 2 प्रकार के, एक धनायन और एक ऋणायन। धनायन और ऋणायन। धनायन का मतलब हुआ जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उस पर कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है, प्लस। जैसे यहाँ बताए सोडियम में त्याग हुआ कि ग्रहण हुआ, त्याग हुआ। इसका परमाणु मॉडल देखेंगे तो सोडियम में बीच में रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बाहरी कक्षा में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 1। तो एक इलेक्ट्रॉन जब तक क्या ये देगा ना, ये जब तक क्या स्थायी नहीं बनेगा। अब किसी भी परमाणु में परमाणु संख्या P प्लस N न्यूट्रॉन क्या होता है, किसी भी P प्लस E, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। किसी भी परमाणु, ये जो है परमाणु मॉडल, इसमें P और N इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले से बराबर आता है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है या आता है तो उसका क्या होता है, परमाणु संख्या P तो सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाता है या बढ़ जाता है। तो क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या हमेशा फिक्स रहता है। देखो इधर
प्रोटॉन की संख्या फिक्स रहता है, इसलिए परमाणु संख्या किसके आधार पर मापा जाता है? प्रोटॉन की संख्या। तो किसी भी परमाणु के जितना इलेक्ट्रॉन रहता है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही कहलाता है परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉन पर कोई भरोसा नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन कभी क्या होता है, बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, लेकिन प्रोटॉन हमेशा फिक्स रहता है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जब कभी क्या इलेक्ट्रॉन का त्याग ना हो, चाहे ग्रहण ना हो, तो वो कौन सा परमाणु कहलाता है? उदासीन। एक शब्द आएगा उदासीन। उदासीन परमाणु का मतलब होता है जिस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, आदान प्रदान न हुआ हो, उसी को बोलते हैं उदासीन। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होगा तो उस पर कोई चार्ज उत्पन्न नहीं रहेगा। जैसे निकल जाएगा या क्या होगा, आ जाएगा, तब वो क्या होगा, चार्ज उत्पन्न होगा, प्लस या माइनस, तो उसी को बोलते हैं धनायन या ऋणायन। जब तक क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहेगा, उस पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। और इसी स्थिति को क्या बोलेंगे? परमाणु कैसा है? उदासीन है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल परमाणु का मतलब जिस परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो, इसी बोलते हैं न्यूट्रल, उदासीन। लेकिन क्या होता है, जब तक क्या होगा, धातु और अधातु जब तक का अभिक्रिया नहीं होगा, जब तक क्या कोई दूसरा पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। तो पदार्थ का निर्माण करने के लिए, किसी दूसरे यौगिक का निर्माण करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आएगा जाएगा तो नए गुण वाली एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, जिसे यौगिक कहते हैं। जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन, जब तक एक में से परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नहीं निकलेगा, दूसरे में नहीं जाएगा, तब तक क्या होगा, एक अलग गुण वाला यौगिक नहीं बनेगा। सोडियम के इसमें कितना होता है संयोजकता? एक होता है। इसकी संयोजकता कितना होगा? इसका भी एक, इसका भी संयोजकता एक। इस प्लस वाला, ये माइनस वाला, दोनों को तिरछा तिरछा गुना करते क्या बनता है NaCl। तो प्लस और माइनस क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें चला जाएगा और ये क्या होगा, नए गुण वाला सोडियम क्लोराइड यौगिक बनेगा। जैसे C+O2, C+O2। अब इसकी कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, इसकी संयोजकता कितना होता है? 4। इसकी संयोजकता कितना होता है? 2। दोनों को तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो क्या बनेगा? C4, C2 की C2O4। अब इसके क्या है, कॉमन ले लेंगे, 2 है, इसमें 4 है, तो क्या बनेगा? C1। क्या बनेगा? O2। इसमें तो निकल गया, एक बचा, एक लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 निकल गया, 2, तो इसमें 2 निकल गया तो क्या, एक बचा, इसमें निकल गया तो 2 बचा, तो क्या बना? CO2। कैसे बनता है? CO2। तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ही बनता है कोई दूसरा नए पदार्थ। और ये यौगिक कब बनेगा? जब भी क्या होता है, एक धातु हो, एक अधातु हो। धातु में अब क्या अभिक्रिया जो हम पढ़ेंगे कैसे होता है, धातु में अभिक्रिया नहीं होता है, उससे क्या होता है, मिश्र धातु बनता है। अब अभिक्रिया में देखेंगे तो एक तरफ क्या होना चाहिए, धातु होना चाहिए, धातु प्लस अधातु, तब अभिक्रिया होगा। और ये अभिक्रिया का नाम है आयनिक। कौन? आयनिक मतलब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना हुआ यौगिक, आयनिक यौगिक बंधन। धातु से इलेक्ट्रॉन जाएगा अधातु में, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। दूसरा है अधातु प्लस अधातु। अगर अधातु को मिलाएंगे, इससे भी अभिक्रिया होगा, लेकिन कमजोर, साझेदारी वाला, पार्टनरशिप वाला। जब पार्टनर दूसरा हट जाएगा, अभी क्या होगा, वो टूट जाएगा रिश्ता। तो ये कमजोर रिश्ता होता है, ये मजबूत बंधन होता है, क्योंकि दोनों को जरूरत है, एक के बिना एक अधूरा रहता है। ये क्या है, मन के क्या है, मौजी है, मन मालिक क्या है, मन करेगा तो रहेगा, नहीं तो क्या टूट जाएगा। इसलिए ये कमजोर होता है और इसको बोलते हैं सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक यौगिक बंधन बोलेंगे तो क्या होगा, बंधन, सहसंयोजक बंधन या सहसंयोजक यौगिक। ये हुआ। तीसरा आता है, तीसरा कंडीशन, दोनों धातु प्लस धातु। अब धातु मिलाते हैं तो अभिक्रिया नहीं करता है। सोना चांदी को मिला देंगे तो अभिक्रिया बनेगा? सोना, एक तरफ सोना रख दो, एक तरफ चांदी रख दो, ये इसको देखेगा, ये इसको देखेगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। सोना चांदी कभी अभिक्रिया नहीं करेगा जब तक इसको गर्म करके एक दूसरे से पिघलाया न जाए। तो इसको क्या है, धातु अभिक्रिया जनरली नहीं करेगा। अब इसको क्या करते हैं, बनता है कौन सा, मिश्र धातु। एक अलग धातु, इसको क्या है, गर्म करके बना दिया जाता है मिश्र धातु। तो अभिक्रिया दो ही धातु अधातु में होगा, नहीं तो दोनों क्या हो, अधातु हो या एक धातु और एक अधातु। तो ये हुआ क्या है, अभिक्रिया वाला। तो इसमें बंधन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। आयन बताए, धनायन और ऋणायन। आयन क्या है, तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो उस पर क्या होता है, आवेश होता है उस पर, परमाणु पर, उसी को बोलते हैं आयन। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जाएगा तो कौन सा आवेश, धन आवेश। इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्या होगा, ऋण आवेश। ये धनायन और ऋणायन हुआ।
अब धनायन और ऋणायन पढ़ने के बाद अंतर क्या बताए थे उस दिन, इसको क्या नाम से है, पहला अंतर क्या होगा, धन आयन में प्लस धन आवेश होता है, ऋण आयन में ऋण आवेश होता है। धन आयन में जो होता है, धन आयन मूल परमाणु से क्या होता है, मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया रहता है, तो क्या होगा, धन आयन में इसमें मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में कम इलेक्ट्रॉन रहता है। तो धनायन में मूल परमाणु में जितना पहले से इलेक्ट्रॉन था उससे कम हो जाता है। ऋणायन में क्या होता है, इसमें पहले से जितना था उससे बढ़ जाता है, कहीं से आ जाता है, तो क्या होता है, इसमें अधिक इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ देखो, अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा तो इसका आकार क्या होगा, छोटा होता है। तो धनायन का आकार मूल परमाणु से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो आकार लिखेंगे छोटा हो जाता है, आकार छोटा हो जाता है। ये आकार क्या होता है, आ जाएगा तो क्या होगा, आकार बड़ा हो जाएगा। तो तीन अंतर ही याद रखना, जनरली 3 अंतर रहेगा। उसके बाद दोनों में क्या अपरिवर्तित रहता है, प्रोटोन क्या होता है, आए या जाए, प्रोटोन से कोई मतलब नहीं रहता है उससे, प्रोटोन जितना है उतना ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन ही आएगा चाहे जाएगा, आएगा जाएगा तो ये इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इसमें ज्यादा हो जाएगा, आकार छोटा कर देगा, निकल जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ये आयन था। उसके बाद अब बंधन पड़े थे, रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो पढ़ेंगे रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन क्या है और ये कितने प्रकार के होता है। रासायनिक बंधन का मतलब होता है किसी भी तत्व के यौगिक में जिस बल के द्वारा, किसी भी तत्व के यौगिक के अणु में जिस बल के द्वारा उसके क्या है, परमाणु एक दूसरे से बंधे रहते हैं, उसी बल को बोलेंगे रासायनिक बंधन। जिस बल के द्वारा बंधा रहेगा उस बंधन को बांधने वाला जो बल है क्या कहलाएगा, रासायनिक बंधन। तो रासायनिक बंधन में 2 प्रकार के, एक है आयनिक बंधन, आयनिक बंधन, और ये सहसंयोजक, सह मतलब साथ साथ, पार्टनरशिप वाला, सहसंयोजक बंधन। अब इसी का और नाम है आयनिक बंधन का वैद्युत संयोजक बंधन भी है और ध्रुवीय बंधन भी है। तो आयनिक बंधन में क्या होता है, आयनिक बंधन उस रासायनिक बंधन कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों के आदान या प्रदान से जो बंधन बनता है उसी को बोलते हैं आयनिक बंधन। आयनिक बंधन में एक रहेगा धातु और एक रहेगा अधातु, धातु और अधातु मिलेगा तब कौन सा बंधन बनेगा, आयनिक बंधन। आयनिक बंधन में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब धनात्मक तत्व क्या है, तो जिन तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनात्मक बन जाते वही कहलाता है धनात्मक तत्व। जैसे धनात्मक में जैसे सोडियम त्यागने वाला है कि नहीं, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सब धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन में बदलता है, वही कहलाता है धनात्मक तत्व। तो आयनिक बंधन एक धातु और एक अधातु का ये होगा अभिक्रिया, तब बनेगा आयनिक बंधन। सहसंयोजक बंधन क्या है, तो सहसंयोजक बंधन वैसा रासायनिक बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर पार्टनर साझा करके जो बनाता है बंधन, उसी बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। तो वैसा रासायनिक बंधन जिसमें परमाणु आपस में साझा करके बनाते हैं वही कहलाता है रासायनिक बंधन। और ये क्या होता है, दोनों अधातु होता है, अधातु प्लस अधातु, दोनों अधातु मिलेगा तब बनेगा सहसंयोजक बंधन। ये आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन। अब दोनों में आएगा अंतर क्या है, दोनों बंधन बना तो दोनों में तो अंतर होगा ही। आयनिक बंधन क्या होता है, तो आयनिक बंधन इलेक्ट्रॉनों के त्याग से या ग्रहण से बनता है। इसमें सहसंयोजक बंधन क्या है, इलेक्ट्रॉनों के आपस में साझा करके बनता है। तो पहला अंतर ये हुआ। दूसरा, आयनिक बंधन जो होता है इसका द्रव्यमापक और क्वथनांक उच्च होता है, खोलाएंगे तो क्या होगा या गर्म करेंगे तो जल्दी ये नहीं इफेक्ट करेगा, उच्च ज्यादा उष्मा इसमें लगेगा, तो ये द्रव्यमापक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। इसका द्रव्यमापक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होगा। समझ में आया, ये निम्न होगा, दूसरा अंतर। तीसरा अंतर है जो आयनिक बंधन होते हैं ये उष्मा तथा विद्युत के सुचालक, ये क्या होता है, उष्मा के चाहे विद्युत के क्या होता है, सुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें करंट जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के इसका आदान प्रदान से बना है। तो ये क्या है, इसमें ये इलेक्ट्रॉनों क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रहते हैं और इससे बना जो होता है आयनिक बंधन, इसमें आयन होता है, जैसे क्या है विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो आसानी से चल जाता है। तो तीसरा अंतर क्या है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, कुचालक होते हैं। सहसंयोजक बंधन विद्युत का अच्छा चालक नहीं होगा। इसमें क्या आता है, ये जो जितना यौगिक बनता है ये जल में विलय होता है, जल में घुल जाता है, लेकिन ये जल में नहीं घुलता है, कार्बनिक पदार्थ में घुलता है। आया समझ में, 4 अंतर बताए, 4 में कम से कम 3 अंतर याद रखना। पहला क्या, कहाँ तक लिखवाए थे, आयन तक लिखवाए थे, दोनों में अंतर
ये धनायन और ऋणायन में। चलो इसके आगे लिखो।